दुनिया का ऑन ऑर्डर बदल रहा है। कई डेकेडों से यूएस अकेला सुपर पावर था, चीन उसका चैलेंजर। अब भारत भी इस बातचीत में शामिल हो रहा है। 1 अरब से ज्यादा पीपलों और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के साथ भारत का ऊपर उठना अब इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कब, बल्कि इस पर करता है कि कितना ऊपर और कितनी तेजी से। क्या यह वाइब्रेंट डेमोक्रेसी अगले 50 सालों में ग्लोबल पावर के टॉप टियर में शामिल हो सकती है, अमेरिका और चीन के साथ खड़ी हो सकती है? यह सिर्फ इकोनॉमी के बारे में नहीं है, यह एम्बिशन और एक राष्ट्र की इच्छा के बारे में है जो एक चौराहे पर खड़ा है। जवाब देने के लिए हमें हेडलाइंस से परे देखना होगा और डेटा को समझना होगा। कई देशों ने सुपर पावर क्लब में शामिल होने की कोशिश की और फेल हो गए। भारत की कहानी दिलचस्प है, लेकिन इसकी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। यूएस इनोवेशन और वेल्थ का एक मॉडल है, चीन स्टेट ड्रिवेन एफिशिएंसी का। भारत को अपना रास्ता खुद बनाना होगा, डेमोक्रेसी का फायदा उठाना होगा, बिना उसके ट्रैप्स में फंसे। स्टेक्स बहुत ऊंचे हैं। एक पावरफुल डेमोक्रेटिक इंडिया बढ़ती ऑटोक्रेसीज को बैलेंस कर सकता है और यह साबित कर सकता है कि प्रॉस्पेरिटी और फ्रीडम एक साथ रह सकते हैं। अगर भारत लड़खड़ाता है तो यह बर्बाद पोटेंशियल की एक चेतावनी भरी कहानी बन सकता है। 2075 तक का सफर एक मैराथन होगा, स्प्रिंट नहीं। आज का हर डिसीजन कई डेकेडों तक गूंजेगा। यह एनालिसिस भारत की पोजीशन और उसे जो रास्ता अपनाना है उसकी एक क्रिटिकल जांच है। हम नंबर्स, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को समझेंगे और एजुकेशन, हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग में जरूरी रिफॉर्म्स को देखेंगे। भारत के यूथ के प्रॉमिस को रियल अपॉर्चुनिटी से मैच करना होगा। अगले 50 साल यह तय करेंगे कि क्या भारत एक फुलफिलमेंट का राष्ट्र बनता है जो ग्लोबल सुपर पावर ट्रायम्विरेट में शामिल होता है। दुनिया देख रही है और घड़ी चल रही है। भारत की चुनौती को समझने के लिए नंबर्स से शुरू करें। यूएस $28 ट्रिलियन के जीडीपी के साथ लीड करता है। चीन $19 ट्रिलियन के साथ फॉलो करता है। भारत $4.10 ट्रिलियन पर बहुत पीछे तीसरे नंबर पर है। चीन से आगे निकलने के लिए भारत को अपनी आउटपुट को 4 गुना से ज्यादा बढ़ाना होगा। यूएस से मुकाबला करने के लिए टास्क और भी बड़ा है। यह गैप सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, यह नेशनल कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑन ऑफ लाइफ के बारे में है। मिलिट्री पावर इस असमानता को दिखाती है। यूएस डिफेंस पर $900 बिलियन से ज्यादा खर्च करता है, चीन $230 बिलियन से ज्यादा, जबकि भारत का $75 बिलियन, हालांकि सिग्निफिकेंट है, तुलना में कम है। भारत की मिलिट्री बड़ी और प्रोफेशनल है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन धीमा है और रिसोर्सेज पर दबाव है। नंबर्स क्लियर हैं, भारत अपने राइवल से डॉलर फॉर डॉलर मैच नहीं कर सकता। इसे ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा फुर्तीला होना होगा और असिमेट्रिक एडवांटेजेस पर फोकस करना होगा। सुपर पावर स्टेटस का रास्ता सिर्फ स्केल से नहीं, स्ट्रेटेजी से बनता है। चढ़ाई खड़ी है, लेकिन नामुमकिन नहीं। 50 साल एक राष्ट्र को बदलने के लिए काफी हैं, अगर कोई प्लान हो। भारत का पहला नॉन नेगोशिएबल लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ। 5% काफी नहीं होगा। भारत को डेकेडों तक 8 to 10% ग्रोथ की जरूरत है। इस ग्रोथ से जॉब्स बननी चाहिए, कंजम्पशन बढ़ना चाहिए और इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। एक अच्छा साइकिल। दूसरा, भारत का यूथ उसका इंजन है। 2050 तक हर 5 में से 1 ग्लोबल वर्कर इंडियन होगा। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी काम आता है जब वर्कफोर्स स्किल्ड हो। एजुकेशन रिफॉर्म अर्जेंट है। रटने से क्रिटिकल थिंकिंग, वोकेशनल स्किल्स और 21वीं सदी की जॉब्स के लिए तैयारी की तरफ बढ़ना होगा। तीसरा, इनोवेशन भारत की लाइफ ब्लड होनी चाहिए। देश को सर्विस प्रोवाइडर से क्रिएटर बनना होगा। R&D में इन्वेस्ट करना, स्टार्टअप्स को स्केल करना और डीप टेक और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में जाना होगा। आखिर में इन सब के लिए अच्छी गवर्नेंस और स्टेबल, प्रेडिक्टेबल पॉलिसीज की जरूरत है। इन्वेस्टर्स को क्लैरिटी चाहिए, अराजकता नहीं। सरकार का रोल फैसिलिटेट करना, कंट्रोल नहीं। रेगुलेशंस को आसान बनाना, कॉन्ट्रैक्ट्स का सम्मान करना और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। अगर भारत हाई ग्रोथ, एक स्किल्ड पॉपुलेशन, डीप इनोवेशन और स्टेबल पॉलिसी को मिलाता है तो सुपर पावर क्लब में शामिल होना पॉसिबल हो जाता है। सामग्री मौजूद है, चुनौती है एग्जीक्यूशन की। अगले 50 साल भारत के दृढ़ संकल्प की परीक्षा लेंगे। दुनिया देख रही है। भारत की सबसे बड़ी बाधाएं अंदरूनी है। बेरोजगारी और अंडर एम्प्लॉयमेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड को आपदा में बदलने का खतरा पैदा करते हैं। हर साल लाखों लोग वर्कफोर्स में आते हैं, लेकिन अच्छी जॉब्स कम हैं। एजुकेशन क्वालिटी एक बड़ी चिंता है। कई स्टूडेंट्स में बेसिक स्किल्स की मिनिमाइजी है।
और डिग्रीज हमेशा एम्प्लॉयबिलिटी में नहीं बदलती। हेल्थ केयर में फंड्स की मिनिमाइजी है और उस पर बहुत दबाव है। हाई आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट परिवारों को गरीबी में धकेल देती है और कुपोषण अभी भी बहुत फैला हुआ है। सोशल और पॉलिटिकल डिविजन्स, धार्मिक, जातिगत, क्षेत्रीय, अगर शॉर्ट टर्म गेन के लिए इस्तेमाल किए गए तो प्रोग्रेस को पटरी से उतार सकते हैं। ब्यूरोक्रेटिक फ्रिक्शन और सेंटर स्टेट टेंशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को धीमा कर देते हैं। नेशनल यूनिटी और पॉलिटिकल विल रिफॉर्म के लिए जरूरी है। सोशल कोहेजन और इफेक्टिव लीडरशिप के बिना सबसे अच्छे इकोनॉमिक प्लान भी फेल हो जाएंगे। भारत का ऊपर उठना इन अंदरूनी बाधाओं को पार करने पर डिपेंड करता है। चुनौतियों के बावजूद भारत की ताकतें बहुत जबरदस्त हैं। इसके युवा, जिनकी औसत उम्र 29 साल है, डिजिटली स्मार्ट, महत्वाकांक्षी और ग्लोबली कनेक्टेड हैं। वे सिर्फ जॉब चाहने वाले नहीं, बल्कि जॉब बनाने वाले भी हैं। भारत का आईटी और सर्विस सेक्टर वर्ल्ड क्लास है, जो एआई, मशीन लर्निंग और फ्रंटियर टेक में एक बड़ी छलांग के लिए आधार प्रदान करता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें कम खर्च में इनोवेशन लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है और ग्लोबली स्केल कर रहा है। स्टार्टअप्स को कैपिटल, मेंटरशिप और आसान रेगुलेशंस के साथ सपोर्ट करने से बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है। सबसे बढ़कर भारत का डेमोक्रेसी एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। ये स्थिरता देता है, बहस को बढ़ावा देता है और ग्लोबल पार्टनर्स को आकर्षित करता है। ऑटोक्रेसी से सावधान दुनिया में भारत का डेमोक्रेटिक मॉडल एक शक्तिशाली फायदा है। ये ताकतें अगर सही से इस्तेमाल की जाएं, तो भारत को आगे बढ़ा सकती हैं। भारत का ऊपर उठना ग्लोबल जांच के दायरे में है। एक समय विरोधाभास के रूप में देखा जाने वाला भारत अब चीन के लिए एक विश्वसनीय काउंटरवेट और एक बड़ा बाजार माना जाता है। चाइना +1 स्ट्रेटेजी वास्तविक है और भारत स्वाभाविक ऑल्टरनेटिव है। यह चेंज सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों में भी दिख रहा है, जो ग्लोबली एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ग्लोबल अटेंशन जांच भी लाता है। इन्वेस्टर्स स्थिरता, क्लियर रूल्स और पॉलिसी कंसिस्टेंसी चाहते हैं। अचानक चेंज या अशांति विदेशी पूंजी को डरा सकती है। भारत को अपनी ग्लोबल नैरेटिव को मैनेज करना होगा, अपनी ताकतों को बताना होगा और रिफॉर्म के प्रति अपनी मिनिमाइजमेंट दिखानी होगी। इसकी ग्लोबल भूमिका घरेलू समृद्धि और स्थिरता पर निर्भर करती है। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, वैसे वैसे उसकी राजनयिक शक्ति और जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। दुनिया भारत पर स्टेक्स लगाने के लिए तैयार है, अगर भारत घर पर अच्छा प्रदर्शन करता है। सिर्फ सर्विसेज से भारत सुपर पावर नहीं बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पर रोजगार और आर्थिक लचीलेपन के लिए जरूरी है। चीन का उदय फैक्ट्री फ्लोर पर बना था। क्या भारत इस सफलता को दोहरा सकता है? अवसर मौजूद है, क्योंकि सप्लाई चेन में डाइवर्सिटी आ रही है, लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं। जटिल श्रम कानून, अविश्वसनीय बिजली और उच्च लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो रहा है, लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी और दक्षता प्रतिस्पर्धियों से पीछे है। एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए सहज लॉजिस्टिक्स, स्किल्ड वर्कर्स और लगातार इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप महत्वपूर्ण है। मैन्युफैक्चरिंग कोड को क्रैक करना भारत का सबसे बड़ा आर्थिक टेस्ट है। यहां सफलता वैकल्पिक नहीं है, यह लंबी अवधि की समृद्धि के लिए जरूरी है। भारत का लोकतंत्र इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी। यह स्थिरता, फीडबैक और रचनात्मकता प्रदान करता है, जिससे भारत ग्लोबल पार्टनर्स के लिए आकर्षक बनता है। लेकिन लोकतंत्र इंप्रूवमेंटों को धीमा भी कर सकता है, क्योंकि एक विविध राष्ट्र में आम सहमति बनाना मुश्किल होता है। लोक लुभावनवाद और अल्पकालिक राजनीति अक्सर दीर्घकालिक इन्वेस्टमेंटों पर हावी हो जाती है। केंद्र राज्य के घर्षण से नियामक पैचवर्क बनते हैं, जो व्यवसायों को परेशान करते हैं। चुनौती लोकतंत्र की ताकतों का उपयोग करना, जबकि उसकी मिनिमाइजेजोरियों को कम करना। भारत को एक साझा नेशनल एजेंडे की आवश्यकता है, जो चुनावी चक्रों से अछूता रहे और मजबूत स्वतंत्र संस्थानों की। लोकतांत्रिक लाभांश वास्तविक है, लेकिन इसे संरक्षित और परिष्कृत किया जाना चाहिए। क्या भारत 2075 तक टॉप टियर तक पहुंच सकता है? जवाब एक सशर्त आशावादी हां। कच्चे माल, युवा, लोकतंत्र, तकनीक और रणनीतिक इंपॉर्टेंस मौजूद हैं। भारत का रास्ता अनोखा है, इसे नकल नहीं, इनोवेशन करना होगा। भविष्य जानबूझकर की गई कार्रवाई पर निर्भर करता है, भाग्य पर नहीं। सबसे महत्वपूर्ण निवेश पीपल, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
इसके लिए एक पीढ़ीगत प्रतिबद्धता की आवश्यकता है जो राजनीति और विभाजन से ऊपर उठकर हो। लीडरशिप को एकता और बेहतर भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण को प्रेरित करना चाहिए। भारत को अपनी 100वीं इंडिपेंडेंटता वर्षगांठ तक एक विकसित, प्रभावशाली राष्ट्र बनाना एक एकजुट परियोजना होनी चाहिए। इस दशक में लिए गए निर्णय अगले 50 वर्षों को आकार देंगे। अवसर बहुत बड़ा है, लेकिन खिड़की संकीर्ण है। साहसिक, एकजुट कार्रवाई का समय अब है। भारत का भाग्य के साथ यह मिलन आ गया है। आगे क्या होता है, यह हम पर निर्भर करता है।